दोस्तों, दिस इज राघव अरोड़ा। अ वेरी वॉर्म वेलकम टू माय चैनल ER राघव अरोड़ा। आज आप सभी के लिए एक बड़ी अच्छी सीरीज लेकर आया हूँ, उन सभी के लिए जिन्होंने TCS निंजा का एग्ज़ाम भर दिया हुआ है या उन लोगों के लिए जो TCS निंजा को भरने की सोच रहे हैं। मैंने देखा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई, काफ़ी मेरे फ्रेंड्स मुझे कह रहे थे कि उनके भी आगे कैंडिडेट्स हैं जो TCS निंजा भर चुके हैं, लेकिन उनको कोई एक्चुअल में कोई क्रैश कोर्स या कोई पर्टिकुलरली जो टोटली डेडिकेटेड हो TCS निंजा के सिलेबस को, ऐसा कुछ मिल नहीं रहा। सो मैंने सोचा कि आज से लेकर TCS निंजा के पेपर तक लगभग 25 to 26 डेज बाकी हैं, तो क्यों ना इन 25 डेज के लिए क्रैश कोर्स डिज़ाइन किया जाए। तो मैंने आप सभी के लिए क्रैश कोर्स डिज़ाइन किया जो कि आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसमें मैं क्या क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, इसमें मैं पहले 5 से 10 मिनट एप्टीट्यूड पढ़ाऊंगा जिसमें मैं फुल चैप्टर कंप्लीट करूंगा। आफ्टर दैट आई विल टीच यू 5 to 10 मिनट्स रीजनिंग एंड आफ्टर दैट 5 to 10 मिनट्स फॉर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स एंड लास्ट 10 मिनट्स फॉर दी कोड। हर रोज़ एक कोड पढ़ाऊंगा। अब वो कर लेंगे ना तो आपका TCS निंजा क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, काफ़ी अच्छे नंबरों से क्लियर होगा। एंड वन थिंग, आज फर्स्ट ऑफ ऑल congratulations to all of you that you all have visited this video for your course। बट सबसे पहले अपने आप से कमिटमेंट कर लेना, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर लेना कि हाँ मैं ज़रूर TCS निंजा क्लियर करूँगा। तो अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए अभी कमेंट सेक्शन खोलिए, वहाँ कमेंट कीजिए येस आई विल क्लियर TCS निंजा, या ये कमेंट कीजिए येस आई विल श्योरली क्लियर TCS निंजा। आइए स्टार्ट करते हैं TCS निंजा। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन की, जिन लोगों ने TCS निंजा का भी फॉर्म नहीं भरा, 15 अगस्त लास्ट डेट है। आप फॉर्म भर सकते हैं TCS की टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के एक्चुअली वेबसाइट पे अपनी पहले कॉन्सेप्ट को, दैट इज ऑफ एप्टीट्यूड। पहला कॉन्सेप्ट कौन सा है? रेशियो एंड प्रपोर्शन। स्टूडेंट्स, रेशियो एंड प्रपोर्शन आप सभी ने पढ़ा होगा, अपने पढ़े होगा 10th क्लास में या किसी भी क्लास में। आखिरकार रेशियो होता क्या है? देखा जाए तो रेशियो क्या होता है? रेशियो ना, पहले रेशियो की बात करता हूँ। रेशियो एक्चुअली इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। कि मेरे पास दो क्वांटिटीज़ हैं, वो दोनों सेम काइंड की हैं, उन दोनों के बीच में जो रिलेशन है दैट इज कॉल्ड रेशो। एग्जाम्पल के तौर से समझे कि मेरे पास एक 10 रुपये का नोट है, एक मेरे पास 20 रुपये का नोट है। इन दोनों में एक रेशो है। क्या रेशो है? जो 20 रुपये का नोट है ना, वो 10 रुपये के नोट से दो का मल्टीपल है। मतलब 2 × 10 = 20। मतलब 10 नंबर के नोट में और 10 नंबर के नोट में एक रिलेशन है, एक रेशो है 1:2 की। समझ चुके इस बात को कि इन दोनों में क्या रिलेशन है? ये उसका मल्टीपल है, सेकंड मल्टीपल। तो रेशो का ये बात मैं समझ के, अब रेशो को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रेशो को रिप्रेजेंट करते हैं A/B से, ठीक है, और इसको A/B से कर सकते हैं। A और B मैंने जस्ट सिंपली मैंने कुछ ले लिया, तो कोई भी ऐसे क्वांटिटी को ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं, ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसमें A क्या होता है और B क्या होता है? A को ना मैं कह देता हूँ एंटीसीडेंट। क्या कह देता हूँ? एंटीसीडेंट। ये याद रखना, कभी कभार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें ये टर्म्स दी होती हैं कि इस रेशो का ये एंटीसीडेंट है, इस रेशो का ये कॉन्सिक्वेंट है, तो कभी कभार ये पूछ लेते हैं। तो ये आप इतना समझ चुके होंगे इस बात को, ठीक है। आगे बात करता हूँ। एक ना रेशो की प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को ज़रूर समझ लेना, वो प्रॉपर्टी मुझे क्या कहती है? कि अगर मान लीजिए कोई रेशो है ना, है ना, उसको अगर मैं किसी नंबर से डिवाइड करता हूँ या किसी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, फॉर एग्जांपल A और B रेशो है, इसको मैंने ना मल्टीप्लाई कर दिया K से और इसको मैंने डिवाइड भी कर दिया K से, ठीक है। इसमें मैंने मल्टीप्लाई किया पूरी रेशो को K से। K क्या है? कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर, तो मैंने K से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी रेशो को, और यहाँ मैंने A और B को ना K से डिवाइड कर दिया दोनों को। तो क्या इस मल्टीप्लिकेशन से और क्या इस डिवीज़न से कोई फ़र्क पड़ेगा मेरी रेशो में? बिल्कुल नहीं। तो रेशो की ये प्रॉपर्टी है कि अगर मैं पूरी रेशो को किसी नॉन
नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ या किसी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करता हूँ तो उस रेशो में कोई नहीं फ़र्क पड़ने वाला। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ के था ना, यहाँ नीचे भी के है, तो ये के तो कट जाएगा, मेरी आखिर में रेशो तो a अपॉन बी रह जाएगी। ये भी जो डिवीजन वाला के है ये भी कट जाएगा, तो आखिर में मेरी रेशो क्या रह जाएगी, a और b ही रह जाएगी। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट थे, ये आपने रेशो के कॉन्सेप्ट समझ लिए, ये आपने रेशो के कॉन्सेप्ट समझ लिए, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या है, अब मेरे पास है प्रोपोर्शन। अब मेरे पास क्या है, प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन मुझे क्या कहता है, प्रोपोर्शन मुझे क्या कहता है, इक्वालिटी ऑफ टू रेशोस। इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें दो रेशोस को ना इक्वल कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास ए और बी है और मेरे पास सी और डी, मेरे पास सी और डी है, तो इन दोनों को अगर इक्वल कर दूँ ना तो ये प्रोपोर्शन हो जाएगा। इन दोनों को अगर इक्वल कर दूँ ये प्रोपोर्शन हो जाएगा। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करता हूँ, ए रेशो बी, सी रेशो डी। प्रोपोर्शन का साइन कौन सी होती है, ये जो मैंने अगर तो एक ये वाला साइन है डबल डॉट, तो ये रेशो का साइन है। मगर अगर दो डबल डॉट्स हैं ना, दो चार डबल डॉट्स हैं, तो इसको मैं क्या कहूँगा, इसका प्रोपोर्शन कहूँगा। और ये जो आखिर वाले होते हैं ना, एक्सट्रीम पोजीशंस पर जो होते हैं, इसको एक्सट्रीम कहता हूँ। जो आखिर वाले होते हैं उसको मैं क्या कहता हूँ, एक्सट्रीम्स कहता हूँ। और जो बीच वाले होते हैं ना, जो बीच वाले होते हैं उसको मैं मीन्स कहता हूँ, उसको मैं क्या कहता हूँ, मीन कहता हूँ, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो प्रोपोर्शन का फॉर्मूला बताओ, अगर आपसे पूछा जाए ना प्रोपोर्शन का फॉर्मूला बताओ, तो आपने प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या बताना है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ठीक है। तो ये आपने ये फॉर्मूला बता देना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर स्टार लगा देना, ये स्टार लगा देना, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। आगे बात करते हैं कि क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं, आगे बात करते हैं कि क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। क्वेश्चंस में ना कभी कभार दो तरह के बेसिक क्वेश्चंस जो आते हैं, जो आपको समझना पड़ेगा। एक आपसे पूछ लेगा कि बताइए फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है, एक आपसे पूछ लेगा कि बताइए फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है, और एक आपसे पूछ लेगा कि बताइए थर्ड प्रोपोर्शनल क्या है, ठीक है। फोर्थ बताइए, थर्ड बताइए, कैसे बताना है। मान लीजिए मेरे पास एक प्रोपोर्शन दिया हुआ है ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, जिसको मैं अगर प्रोपोर्शन के फॉर्म में लिखना है ए रेशो बी डबल डॉट सी रेशो डी, ठीक है। अब मुझे कह दिया गया बताइए मुझे इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल कौन सा है। फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे देखना है, 1 2 3 4, फोर्थ प्रोपोर्शनल है डी, मीन्स मुझे डी की वैल्यू बतानी है, मीन्स मुझे डी की वैल्यू बतानी है, डी की वैल्यू बतानी है। डी की वैल्यू कैसे बताऊंगा, मेरे पास फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। मीन्स कौन से हैं, बी इंटू सी, ये मीन्स का प्रोडक्ट है ना। और एक्सट्रीम कौन से हैं, ए इंटू डी इज इक्वल टू ए इंटू डी। निकालना क्या है, डी इज इक्वल टू डी निकालना ना, डी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए। ये सिंपल था आपके लिए, है ना, ये आपके लिए बिल्कुल ही सिंपल था, डी की वैल्यू निकालना। आगे बात करते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल की। मान लीजिए आपको ये दिया ए रेशो बी प्रोपोर्शनल बी रेशो सी, तो इसमें थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकालना, ए पहला हो गया, बी सेकंड हो गया, बी आगे भी बी है तो इसको मैं पूरा सेकंड मानूंगा। थर्ड मेरा सी है, थर्ड मेरा कौन सा, सी है, तो सी की वैल्यू निकालनी है। सी की वैल्यू कैसे निकालूंगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या होगा, बी इंटू बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स ए इंटू सी, ठीक है। तो सी निकालना, सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी स्क्वायर अपॉन ए। तो ये मेरे पास थर्ड प्रोपोर्शनल की। तो कभी कभार ना मीन प्रोपोर्शन का भी फॉर्मूला पूछ लेते हैं, मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी का, तो सीधा फॉर्मूला अंडर रूट ए एंड बी, अंडर रूट ए बी। तो कभी कभार एक कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि जिसमें मुझे ए रेशो बी दिए और सी रेशो डी दिए, मुझे कहा गया ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी निकाल के दो। तो ये कैसे करूँगा, इसका ना एक शॉर्टकट है, इसका ये शॉर्टकट है, ए रेशो बी आपने लिख दिया, फिर आपने सी रेशो डी लिख देना, फिर आपने सी रेशो डी लिख देना, ठीक है। जब ये सी रेशो डी लिख दिया ना, तो फिर आपने क्या करना है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दैट इज ए सी रेशो, फिर आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दैट इज बी सी, फिर रेशो, फिर आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दैट इज बी डी। तो अगर आपको ये पूछा जाए ना ए रेशो बी सी रेशो डी दिया हो, आपको कहा गया ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी निकालो, तो आपके पास ये फॉर्मूला आता है। ये कैसे निकालना है, इसको पहले इधर मल्टीप्लाई, फिर इधर मल्टीप्लाई, फिर इधर मल्टीप्लाई। मीन्स अगर शॉर्टकट देखो ना, शॉर्टकट ये होगा,
ये होगा एंड ये होगा। तो ये मेरा एक शॉर्टकट है। आपको ए रेशो बी दिया है, आपको सी रेशो डी दिया है, आपको ई रेशो एफ दिया है, ठीक है। कहाँ गया ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी निकालो। कैसे निकालोगे? वही सेम कॉन्सेप्ट, ए रेशो बी को लिख दो, ठीक है, सी रेशो डी को लिख दो, फिर ई रेशो एफ को लिख दो। ये ध्यान से सुनना, इसका शॉर्टकट बड़ा अच्छा है। पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, मीन्स ए सी ई पहली रेशो, फिर बी से स्टार्ट करूँगा, सी की तरफ गया, फिर नीचे जाऊँगा, मीन्स बी सी ई, ठीक है, आगे, फिर बी से स्टार्ट होऊंगा, फिर डी के पास जाऊँगा, फिर इधर जाऊँगा, मीन्स बी डी ई, ओके, फिर आखिरी सीधा नीचे चला जाऊँगा, बी डी एफ, ठीक है, बी डी एफ। मेरा शॉर्टकट क्या हुआ? शॉर्टकट पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये शॉर्टकट है मेरा, ये मेरा शॉर्टकट। पहला मुझे क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन पर होगा 2 नंबर्स आर इन रेशो 1:2, कि मेरे पास 2 नंबर्स हैं, उनकी रेशो दी हुई है मुझे 1:2, और मुझे कहा गया इफ़ 7 इज़ एडेड टू बोथ, अगर 7 दोनों में ऐड किया जाए तो रेशो चेंजेस हो जाती है 3:5 में। और मुझे कहा गया ग्रेटेस्ट नंबर बताओ। तो ये जो पहला क्वेश्चन है ना, इसको कैसे करना है कि मुझे जो रेशो दी हुई है ना दोनों नंबर की, वो दी हुई है 1:2, मीन्स पहला नंबर हो जाएगा x, दूसरा नंबर हो जाएगा 2x। आगे मुझे क्या कह रहा है, इफ़ 7 इज़ एडेड टू बोथ, मतलब x और 2x है, ये मेरी रेशो है, इसमें मैंने 7 ऐड कर दिया दोनों में, तो मेरी रेशो क्या बन जाती है 3:5। मुझे कहा गया कि राघव मुझे ग्रेटेस्ट नंबर बता, तो मैं इसको ना क्रॉस मल्टीप्लाई जब किया तो ये आया मेरा 5x + 35 इजिकल टू 6x + 21, ठीक है, 21 आया। तो जब मैंने इसको इधर भेजा तो मेरा आंसर क्या आया, x मेरा क्या आ गया, x मेरा आ गया 14, x मेरा 14 है, लेकिन मुझे कहा गया ग्रेटेस्ट नंबर बताओ। अब ये ग्रेटेस्ट है, तो मुझे पता है 2x मेरा ग्रेटेस्ट है, तो मेरा 2x क्या आएगा, मेरा 2x आया 2 × 14 दैट इज़ 28, दैट इज़ माई आंसर। अब आइए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, ये क्वेश्चन देख लिया होगा आपने। अब अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जो है ना, अगला क्वेश्चन है a⁻b दी हुई है मुझे 2 × 2⁻3, कि मुझे a⁻b दी हुई है, क्या दी हुई है 2:3, मुझे b⁻c दी हुई है दैट इज़ 4:5, एंड c⁻d दी हुई है दैट इज़ 6:7। ओके, मुझे कहा गया a⁻b⁻c⁻d निकालो। तो मतलब निकालना क्या मैंने, a⁻b⁻c⁻d। इसका मैंने शॉर्टकट बताया ना आपको, शॉर्टकट में क्या करता हूँ, a⁻b लिख देता हूँ दैट इज़ 2.3, b⁻c लिख देता हूँ 4:5, c⁻d लिख देता हूँ 6:7। निकालना क्या है मुझे, a⁻b⁻c⁻d। इसका शॉर्टकट क्या है, पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको जब मल्टीप्लाई किया 2 × 4 × 6 क्या आया, ये आया 48, ये लिख दिया। फिर यहाँ से लेकर यहाँ जाना है, फिर नीचे जाना है, 3 × 4 12, 12 × 6 72, फिर यहाँ से जाना है, यहाँ सीधा इधर चले जाना है, 3 × 5 15, 15 × 6 होगा मेरे पास 90, यहाँ 90 लिख दिया। फिर ये सीधा नीचे चला जाना, 3 × 5 क्या होगा 15, 15 × 7 क्या होगा 105। अब ये मेरे पास रेशो है, क्या ये रेशो है, नहीं यार, इसमें कुछ अगर रेशो, फाइनल रेशो वो होगी जिनमें कोई कॉमन नहीं होगा, इनमें कुछ मुझे कॉमन लग रहा है। क्या 2 कॉमन है इनमें, 2 इससे डिवाइड हो जाता है, 2 इससे डिवाइड हो जाता है, 2 इससे भी डिवाइड हो जाता है, लेकिन 2 इससे डिवाइड नहीं होता, मीन्स मेरा 2 कॉमन नहीं है। अगला नंबर कौन सा, 3 आता है, 3 से डिवाइड हो जाता है, हाँ इससे भी हो जाता है, इससे भी हो जाता है, इससे भी हो जाता है, मीन्स 3 मेरा कॉमन है। जब मैंने 3 को डिवाइड किया सभी से, तो मेरा आंसर क्या आया 16, 2 4 24। अगला जो मेरा क्वेश्चन का टाइप है दैट इज अगला जो टाइप है वो क्वेश्चन ये है, द सैलरीज ऑफ A B C आर इन रेशियो 2:3:5। ये सैलरी की रेशियो है। इनमें इंक्रीमेंट के बारे में बताया था कि इफ इंक्रीमेंट ऑफ 15%, 10%, 20% आर अलाउड इन देयर सैलरीज व्हाट विल बी द न्यू रेशियो। ठीक है, जो मुझे रेशियो दी है वो मुझे पहले रेशियो क्या दी हुई है, मुझे पहले जो रेशियो दी है A
की सैलरी, बी की सैलरी और सी की सैलरी में जो रेशो दी हुई है दैट इज़ 2:3:5। ओके, तो मुझे कहा गया कि अगर तीनों में इंक्रीमेंट हो जाए तो मगर अगर जो ए की फिर जो इंक्रीमेंट हुआ मतलब सैलरी बढ़ाई गई तो ए की जो न्यू सैलरी होगी वो क्या होगी, ए की जो न्यू सैलरी होगी वो क्या होगी, वो होगी कितनी बढ़ाई गई 15%। तो परसेंटेज जब मैं लिखता हूँ ना 100, अगर बढ़ाई गई तो 100 + 15, अगर कम की गई ना तो 100 - 15 अपॉन 100 आएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई मेरी ए की क्या है 2x लिख दूंगा। ठीक है, तो बी की क्या होगी 100 प्लस कितनी बढ़ाई गई 10 बढ़ाई गई तो ये आ जाएगी। ठीक है, ये आएगा 3x। सी की क्या होगी कितनी बढ़ाई गई 20। ठीक है, और सी का क्या होगा 5x। ठीक है, ये होगा, इसको सोल्व करते हैं तो 115 अपॉन 100 आया है ना, तो ये क्या आया 115 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 2x है ना। तो इसको मैंने इससे कटिंग कर दी 50 से, 50 को मैंने 5 से की और ये गया 23, मतलब मेरा ए की क्या आया 23 अपॉन 10x। ठीक है, सिमिलरली अब इसकी करूँगा 110 अपॉन 100 इंटू 3x। ठीक है, ये 0 काटा गया, 3 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो ये मेरा क्या आया 33x अपॉन 10। ठीक है, तो ये जब आखिर में मल्टीप्लाई किया दैट इज़ 120 अपॉन 100, इसको मल्टीप्लाई किया 5x से तो ये 0 काटा गया, 2 के गया 60 पे 6 पे और 2 के गया 5 पे, 5 काटा गया तो ये मेरा क्या आ गया 6x। ठीक है, जब इसकी रेशो लिखी ना मैंने, जब इसकी मैंने रेशो लिखी तो रेशो आई 23x अपॉन 10 प्लस 33x अपॉन 10 प्लस नहीं आएगा, रेशो आएगी और यहाँ आएगा 6x। कॉमन क्या आया, एक तो x कॉमन आ गया और एक नीचे वाला 10 कॉमन आ गया, तो मेरा फाइनल आंसर क्या आया 33 रेशो और जब 10 कॉमन निकला, इन दोनों में से तो अपॉन 10 कॉमन निकल गया लेकिन इसमें नहीं निकला, मीन्स जब इसमें कॉमन नहीं निकला इसमें 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगला जो हम कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ रीजनिंग का, उसमें सबसे पहले करेंगे स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपकी ना प्रेजेंस ऑफ माइंड देखता है, आपकी नॉलेज देखता है। इसमें क्या होता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपको ना एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी, आपको 2 या 2 से 3 आर्ग्यूमेंट्स दे दिए जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है, सही है, या सेकंड आर्ग्यूमेंट सही है, या आपसे पूछा जाएगा दोनों आर्ग्यूमेंट फॉलो करते हैं स्टेटमेंट को, या आपसे पूछा जाएगा दोनों ही नहीं करते। तो आपने इन चारों में से एक जवाब देना है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। पहला क्वेश्चन आपको कहता है आर न्यूक्लियर फैमिलीज बेटर देन जॉइंट फैमिलीज, की जो न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं, जो वो फैमिलीज होती हैं जिनमें बस एक ही परिवार है, एक माता पिता और 2 बच्चे हैं, ऐसा परिवार अच्छा होता है जॉइंट फैमिलीज में जिसमें 3-4 परिवार इकट्ठे रहते हैं। तो आर्ग्यूमेंट्स क्या दिए गए, नो जॉइंट फैमिलीज इंश्योर सिक्योरिटी एंड ऑल्सो रिड्यूस द बर्डन ऑफ वर्क, कि कहा गया नहीं जॉइंट फैमिलीज क्या करती हैं, जॉइंट फैमिलीज में जॉइंट फैमिलीज ज़्यादा अच्छी हैं, ये एक तो सिक्योरिटी देती है क्योंकि एक जना अगर घर से बाहर जाए, 1-2-3 जाने तो घर पे रहेंगे ही रहेंगे, है ना, क्योंकि जॉइंट फैमिली है तो ये सिक्योर है। दूसरी बात यह कि ये रिड्यूस द बर्डन ऑफ वर्क, कि वर्क का बर्डन को कम करती है। हाँ, अगर 3-4 परिवार रहते हैं, अगर कल किसी कारण एक परिवार की नौकरी चली भी जाती है तो भी परिवार अच्छी तरीके से काम कर सकता है, मीन्स इसमें वर्क का इतना बर्डन नहीं है। बट हाँ, तो ये आर्ग्यूमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यार, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ना, तो ये स्ट्रॉन्ग है, मतलब ये फॉलो कर रहा है। सेकंड है येस न्यूक्लियर फैमिलीज इंश्योर ग्रेटर फ्रीडम, न्यूक्लियर फैमिलीज में फ्रीडम ज़्यादा होती है। देखो हर एक का अपना जोन ऑफ कंफर्ट होता है, तो ये भी स्ट्रॉन्ग है ना, ये भी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है, मीन्स ये दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आज का लास्ट टॉपिक जो कोडिंग का है, इसमें आज एक प्रोग्राम करेंगे, राइट ए प्रोग्राम टू चेक द गिवन नंबर इज इवन और ऑड, कि आपने चेक करना है कि नंबर इवन है ऑड है, इसको कोडिंग के रूप में लिखना है। तो देखिए किसी भी नंबर को ऑड या इवन चेक करने के लिए ना एक ऑपरेशन होता है, जैसे कहते हैं मॉडुलस ऑपरेटर, ये यूज़ करने वाले हैं मॉडुलस ऑपरेटर। ठीक है, ये एक्चुअली में होता क्या है, इसको डिवाइड का साइन देखते हैं या परसेंटेज का साइन के देखते हैं, ये होता है। ये हमें मुझे क्या देता है, ये मुझे क्या देता है, ये मुझे ना रिमाइंडर देता है, ये मुझे क्या देता है, रिमाइंडर देता है। फॉर एग्जांपल 5% 2, ठीक है, 5 को मैंने 2 से डिवाइड किया ना, तो क्या मुझे रिमाइंडर है 1। ठीक है, अब उसी तरह जब मैंने 8 को डिवाइड किया 2 से तो मुझे रिमाइंडर क्या है 0।
मीन्स मुझे ये क्या समझ आया कि अगर मैं किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करता हूँ, अगर तो रिमाइंडर 1 आए मीन्स मेरा नंबर ओड है, या अगर किसी नंबर को 2 से डिवाइड करूँ अगर तो मेरा रिमाइंडर 0 आए मीन्स मेरा नंबर इवन है। बेसिक ये है, नंबर को डिवाइड करो 2 से, अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है नंबर इज ओड, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है नंबर इज इवन। तो कोड लिखने के लिए पहले मैं सूडो कोड बताऊंगा। पहले मैं क्या बताने जा रहा हूँ आपको, सूडो कोड की बेसिक हमने कोड में करना क्या है। तो कोड में हमने बेसिक क्या करना है, इफ़ n डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0, 2 इज इक्वल टू लिखते हैं कोडिंग में। अगर तो मैंने n को डिवाइड किया 2 से, अगर तो ये 0 आ रहा है तो ये नंबर इवन होगा, एल्स इट विल बी ओड। यही मेरा कोड है ना, यही मेरा कोड है। प्रोग्राम करते हैं। प्रोग्राम करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट कर दूँ कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा, अगर आपको मेरा वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगा, बिकॉज मैं चाहता हूँ आप सबसे कनेक्ट हूँ लाइव, बट लाइव होने के लिए मुझे एटलीस्ट 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए, बट मेरे अभी जो सब्सक्राइबर्स है केवल और केवल 88 है। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ सब्सक्राइब। अब कोडिंग करते हैं। कोडिंग कैसे स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हैश इंक्लूड stdio.h। stdio क्या होता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर होता है, ये लगाना ही पड़ता है। फिर इंट में काम कर रहे हैं, इंटीजर डालेंगे ना, नंबर इंटीजर होगा, चेक करेंगे इंट मेन ब्रैकेट एंड ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। इंट नंबर ऐड करने वाले हैं, ये हमेशा लगाना, लाइन को ख़त्म होता है ये हमेशा लगाना, ये वाली डॉट। आगे प्रिंट एफ एंटर इंटीजर, सबसे पहले ये मुझे लाइन शो होगी प्रिंट एफ में, ये लाइन स्टार्ट में शो होगी मेरे प्रोग्राम में कि एंटर इन इंटीजर। मैं फिर देखकर कोई इंटीजर ऐड करूँगा, तो इंटीजर जो मेरा ऐड होगा वो कहाँ ऐड होगा, स्कैनफ में। स्कैनफ करता है, रीड करता है या ऐड सेव करता है स्कैनफ। हैश %d क्या लगाया मैंने, %d मुझे ये रिफ्लेक्ट करता है कि मेरा जो d है वो मेरा डाटा टाइप कौन सा है, वो मेरा इंटीजर होने वाला है। एम्परसेंड नंबर, ठीक है, नंबर में ये लिखा जाएगा, इस नंबर में ये लिखा जाएगा। आगे अब मेरी कंडीशन क्या है, इफ़ नंबर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। अगर तो ये नंबर जो मैंने इंटीजर ऐड किया अगर तो ये तो 2 से डिवाइड होता होगा तो मेरे प्रिंट एफ मतलब मेरी कौन सी लाइन आगे प्रिंट हो जाएगी, द नंबर इज इवन। ये है स्लैश नैन क्या है, ये लाइन ब्रेकर है, लाइन छोड़ देगा। एल्स प्रिंट एफ द नंबर इज ओड। अगर तो ये डिवाइड नहीं होता होगा तो मेरी क्या लाइन शो होगी, द नंबर इज ओड। तो ये मेरा पूरा प्रोग्राम है, इसको आप लिख लीजिए अच्छी तरीके से। ऐसे बेसिक प्रोग्राम पूछे जाते हैं। आज बेसिक से स्टार्ट किया है, कल को हाई लेवल पे भी जाएंगे। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। होप करता हूँ आप सभी को काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये क्रैश कोर्स अगर ये कर लेते हैं ना तो आपका ज़रूर TCS क्लियर होगा। तो कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।